चलिए ध्यान दीजिए अब। और पिछले क्लास में हम लोग नॉन मेटल के गुणों के बारे में जाने थे कि जो अधातु है उनकी क्या विशेषताएं हैं और अधातुओं को धातु से भिन्न करने की जो गुण धातु और अधातु के बीच जिन गुणों को लेकर अंतर था उन गुणों की भी हम चर्चा किए थे। चाहे भौतिक गुणों की हम बात करें या फिर रासायनिक गुणों की बात करें, दोनों गुणों को लेकर धातु और अधातु के बीच में काफी ज्यादा अंतर है। कुछ अपवाद हैं अधातुओं में जो धातु के समान गुणों को रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपवाद था। हम ये बिल्कुल समझ गए कि भौतिक गुणों को लेकर धातु और अधातु के बीच क्या अंतर है और रासायनिक गुणों को लेकर धातु और अधातुओं के बीच क्या अंतर है। पिछला क्लास पूरा का पूरा इसी पर आधारित था। उसी दौरान हम ये भी समझे थे कि अधातुओं की संख्या मात्र 22 है। 118 तत्वों में अधातुओं की संख्या मात्र 22 है। निश्चित तौर पर धातुओं के तुलना में अधातु बहुत कम है, लेकिन जो कम संख्या में ही जो अधातु है उनके बिना ना इस पृथ्वी के पर्यावरण सही रूप में रह सकता है, ना ही मानव या किसी सजीव के जीवन चल सकता है। तो अधातुओं का भी महत्व काफी ज्यादा है। और सबसे प्रमुख अधातु हम ऑक्सीजन की ही बात कर ले, ऑक्सीजन का ही सिर्फ अगर हम बात कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि अधातु की क्या महत्व है इस पृथ्वी पर। तो बात यही है कि अधातुओं की संख्या निश्चित ही कम है, लेकिन उतनी ही अधातुओं की महत्व कुछ इस तरह से हमारे जीवन में पृथ्वी के पर्यावरण में है कि उसके बिना भी ना पर्यावरण का ठीक से चल पाएगा और न ही कोई सजीव पर्यावरण में रह पाएंगे। धातु के बिना तो हम मानव जीवन की आज की मानव जीवन की कल्पना तो नहीं ही कर सकते हैं। धातुओं की क्या महत्ता है इसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन आप अधातुओं की संख्या कम होने के कारण उसके महत्व को धातु से कम मत आंकिएगा। कतई अधातुओं का महत्व धातुओं से कम नहीं है। आइए एक एक करके हम अधातु को समझने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो पहला अधातु है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबसे पहले हम इसी पर बात कर लें। आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को सामान्य ताप कहते हैं और एक वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब कहते हैं, और इसको 273 केल्विन भी लिखा जाता है। ये सामान्य ताप और सामान्य दाब है। वायुमंडल को शॉर्ट में ATM लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक होता है उसका अंग्रेजी नाम। तो हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो अधातु है वो हाइड्रोजन है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सामान्य ताप और दाब पर हाइड्रोजन आपका एक गैसीय तत्व है, और जितने भी गैसीय तत्व होते हैं वो अधातु ही होते हैं। एक भी धातु तत्व गैस नहीं है। इसकी भी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके। तो साधारण ताप और दाब पर हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, और ये आप जानते हैं।
साधारण ताप और दाब पर जो हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, इसके जो आविष्कारक है, इसके जो खोज करता है दोस्तों, इसके खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश को माने जाते हैं। इसके खोजकर्ता को हेनरी कैवेंडिश को माने जाते हैं, हेनरी कैवेंडिश। और इस हाइड्रोजन का नाम जो आज आप हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, ये नामकरण लेबेजियर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लेबेजियर के द्वारा किया गया। आप लेबेजियर से परिचित ही है दोस्तों। लेबेजियर केमिस्ट्री के पिता है, केमिस्ट्री के पिता। तो हाइड्रोजन जो कि सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में रहते हैं, इसको पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने खोजा। हेनरी कैवेंडिश ने खोजा। इसका नामकरण लेबेजियर के द्वारा हुआ। यानी कि आज जो हम हाइड्रोजन नाम पुकारते हैं, ये हाइड्रोजन नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन है? लेबेजियर। हम हाइड्रोजन के अगले गुणों पर आते हैं। हाइड्रोजन के अगले जो सब गुण है कि हाइड्रोजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा उदासीन गैस है। उदासीन गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा उदासीन गैस है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा उदासीन गैस है। अब रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तो आप समझ ही सकते हैं। उदासीन का मतलब हुआ कि ये ना तो अम्लीय प्रकृति की गैस है और ये ना ही क्षारीय प्रकृति की गैस है। अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का नहीं होना ही उदासीन कहलाता है। तो हाइड्रोजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और ये उदासीन प्रकृति की गैस है। ये ना तो अम्लीय प्रकृति का गैस है, ना ही क्षारीय प्रकृति का गैस है। और अगर इसकी जल में घुलनशीलता की बात करें दोस्तों, तो जल में यह अत्यंत ही कम घुलनशील है। अत्यंत यानी कि सीधा कहिएगा ना कि ये गैस जल में नहीं घुलता है। और जितने भी अधातु गैस है, सबके साथ यह स्थिति है कि वे जल में बिना प्रेशर लगाए घुलते नहीं है। हाइड्रोजन की बात नहीं है, और भी कोई गैसीय अधातु है, चाहे आप नाइट्रोजन की बात कर ले, चाहे आप ऑक्सीजन की ही बात कर ले, वे जल में बहुत ही कम घुलनशील है, बहुत कम घुलनशील है। तो हाइड्रोजन जल में अत्यंत ही कम घुलनशील, नहीं घुलता है। अगले गुणों पर आते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है साधारण ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में रहता है। लेकिन अगर इसको लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में लाना चाहेंगे, यानी कि हाइड्रोजन का जो द्रवणांक होता है, हाइड्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। जिस टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, तो आप 14 केल्विन टेम्परेचर तक हाइड्रोजन को अगर ठंडा कीजिएगा, 14 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हाइड्रोजन को ठंडा कीजिएगा, 14 केल्विन टेम्परेचर तक हाइड्रोजन आपका द्रव यानी कि द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 14 केल्विन होता है। हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट 14 केल्विन होता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आवारा तत्व कहा जाता है।
आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। अब कहिएगा ऐसा गड़बड़ सरबर यूज काहे किया गया? तो आवारा निश्चित तौर पर नकारात्मक शब्द है, लेकिन शब्द तो है। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है, और उसका क्या कारण है इसको भी हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप पीरियोडिक टेबल के वर्ग 1 को देखें तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के वर्ग 1 में सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम जैसे तत्व है, और इसे हम कहते हैं क्या? क्षारीय धातु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। वहीं अगर हम वर्ग 17 की बात करें, वर्ग 17 की बात करें तो वर्ग 17 में ठीक है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और इसे कहते हैं हम हैलोजन तत्व। इसे क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं। और हैलोजन तत्व सबके सब अधातु ही है। हैलोजन तत्व सबके सब अधातु ही है, सबके सब अधातु ही है। तो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के, तो पीरियोडिक टेबल में वर्ग 1 में क्षारीय धातु है, जबकि वर्ग 17 में हैलोजन है। अगर इन दोनों के गुणों को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन के गुण क्षारीय धातु से भी मिलते हैं। हाइड्रोजन के गुण क्षारीय धातु से भी मिलते हैं, इसके भी तरह हाइड्रोजन के गुण होते हैं। अब कहिएगा कि इससे कैसे मिल रहा है? ये तो धातु, ये अधातु है, मिल रहा है। ये क्षारीय धातु अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन का निर्माण कर सकता है। और हाइड्रोजन का गुण न सिर्फ क्षारीय धातु से मिलते हैं बल्कि हैलोजन से मिलते हैं। ये जो हैलोजन है ये भी आपका डायटोमिक होता है, और हाइड्रोजन भी क्या होते हैं? डायटोमिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षारीय धातु से मेल खाते हैं, जबकि कुछ गुण हैलोजन तत्वों के साथ मेल खाते हैं। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को वर्ग 1 में क्षारीय धातु के साथ भी रखा गया है, और वर्ग 17 के हैलोजन तत्व के साथ भी रखा गया, दोनों जगह रखा गया है। एक ही तत्व का पीरियोडिक टेबल में दो जगह पर होना निश्चित तौर पर विवाद का विषय है, और विषय है तो है। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज भी हाइड्रोजन का स्थान विवादित बना हुआ है। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान विवादित है। क्यों? एक तत्व दो जगह पर है, और दो जगह पर क्यों है? तो दोनों से गुण मेल खाते हैं। हाइड्रोजन का स्थान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादित होने के कारण ही हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, कभी इधर कभी उधर। वैसे आप आवारा शब्द का मतलब समझते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? आजकल बड़ी जनरेशन में बड़ी दिक्कत है, ना इंग्लिश ठीक से समझता है ना हिंदी ठीक से समझता है। कई विद्यार्थी आकर मिलते हैं कि सर जो है ना, हम तो हिंदी में कुछ समझवे नहीं करते, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। कल तुम इंग्लिश कितना जानता होगा हमको पता है, ठीक है। स्थिति यह है कि तुम तो हिंदियों से गया, इंग्लिशों से गया, दोनों से गया, ठीक है। तो स्थिति यह है कि आज हमारी हिंदी पर भी पकड़ कमजोर होती जा रही है। अब बिहार का लोग ही कहेगा कि हम हिंदी नहीं जानते हैं तो काहेल बिहारी है, छोड़ दीजिए, नागरिकता जमीन खरीद लीजिए, केरल में बना लीजिए वहां पर घर। क्या बिहार में रहकर अगर राजकीय भाषा, बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरा स्थान उर्दू का है, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू ही ना है, तो बिहार में होकर भी कई लोग ऐसे बोलते नजर आ रहे हैं कि हमको इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है। यानी लगता है कि परदादा डायरेक्ट डलहौजी का ही नौकरी कर रहा था, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, बहुत ऐसा मिलता है हमको, ठीक है। ये इंग्लिश नहीं जान, हिंदी नहीं जानता, अरे नहीं जानता, जग सीख लो, यहां पर क्या कर रहे हैं।
तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस बात को समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले गुणों पर हम एक एक करके हाइड्रोजन के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके हाइड्रोजन के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले हम यही बात किए थे कि हाइड्रोजन जो है एक गैसीय तत्व है जिसके खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश है और नामकरण करता लवाइजियर है। यह हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा उदासीन गैस है और ये जल में बहुत ही कम घुलनशील है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 14 केल्विन होता है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो 14 केल्विन पर किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि आज भी हाइड्रोजन का स्थान पीरियोडिक टेबल में विवादित बना हुआ है। और विवादित इस कारण बना हुआ है कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में दो दो जगह रखा गया है, एक वर्ग 1 में क्षारीय धातु के साथ और एक वर्ग 17 में हैलोजन के साथ, इसलिए विवादित बना हुआ है। हम अगले गुणों की चर्चा करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का अगला जो सबसे प्रमुख गुण है कि हाइड्रोजन डायटोमिक है। हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक है, यानी कि द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणुक। और द्विपरमाणुक होने का मतलब आप भली भांति समझते हैं कि हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से होता है, 2 परमाणुओं से होता है। द्विपरमाणु का मतलब ही होता है कि जब एक अणु का निर्माण 2 परमाणुओं से मिलकर हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपरमाणु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, द्विपरमाणु कहते हैं। हाइड्रोजन द्विपर, और भी कई ऐसे अधातु हैं जो द्विपरमाणु के, जैसे हैलोजन पूरा का पूरा डायटोमिक ही है। हम सब पर बात करेंगे, लेकिन आप देखिए अधिकांश हाइड्रोजन को H2 ही लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के अणुओं का निर्माण 2 परमाणुओं से होता है, यानी कि हाइड्रोजन डायटोमिक है, हाइड्रोजन डायटोमिक है। और हाइड्रोजन को अगर डाई हाइड्रोजन अगर हम कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन को आप डायटोमिक भी कह सकते हैं, डायटोमिक भी कह सकते हैं, सॉरी डायटोमिक तो है ही, हाइड्रोजन को आप डाई हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के अलावे और कौन शब्द कहेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डाई हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन को हम डाई हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, क्यों, तो ये डायटोमिक है। हालांकि हाइड्रोजन की तरह ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, नाइट्रोजन भी डायटोमिक है, सारा का सारा हेलोजन भी डायटोमिक है, ये भी हमें याद रखना होगा। लेकिन इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन डायटोमिक, क्लियर। अब अगले गुणों पर आते हैं। अगला गुण कि हाइड्रोजन, अब जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 1 mu होता है। 1 mu से कुछ ही ज्यादा होता है, साधारण तौर पर हम 1 mu मानते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 mu होता है। और अगर आणविक द्रव्यमान की बात करें तो वो आणविक द्रव्यमान भी कितना है, 2 mu। यानी जितने भी तत्व है उसमें सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। और चूंकि हाइड्रोजन गैस है तो आप सबसे हल्का गैस की संज्ञा भी किसे दे सकते हैं, दे नहीं सकते, है वास्तव में। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अन्य सभी तत्वों का परमाणु का द्रव्यमान इससे ज्यादा होता है। और चूंकि हाइड्रोजन गैस है तो सबसे हल्का गैस भी कौन है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस भी कौन है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस कौन है, हाइड्रोजन है। कभी कभी कंफ्यूजन में हीलियम का नाम आ जाता है। हीलियम
4 गुना ज्यादा भारी है। अब जानते हैं कि हीलियम का जो द्रव्यमान है वो 4 mu है, यानी हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा भारी है हीलियम। तो अगर सबसे हल्का तत्व पूछे और सबसे हल्का गैस पूछे, वो दोनों ही हाइड्रोजन है। अब जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान मात्र 1 mu होता है। लिथियम के बारे में हम बात जानते हैं, लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ना कि सबसे हल्का तत्व। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और तत्वों की श्रेणी में चूंकि यह नॉन मेटल और गैसीय अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे हल्का गैस भी कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस भी कौन है? हाइड्रोजन है। अब आइए 8वें गुणों पर, एक एक करके हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं। अगला हाइड्रोजन का जो गुण है, हाइड्रोजन अत्यंत ही ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन अत्यंत ही ज्वलनशील होता है, अत्यंत ज्वलनशील। और जब भी कोई गैस या कोई पदार्थ जलता है तो आप जानते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील है और इसका जो जलना भी होता है ना, बड़ी अलग तरीके से होता है। हाइड्रोजन जब जलता है तो जल करके जल और उष्मा का निर्माण करता है। उष्मा भी बहुत ज्यादा निकलता है, जल करके उष्मा का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील है। जरा सा भी ये वायु के संपर्क में आया, जरा सा यह वायु के संपर्क में आया, ये तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर तुरंत जल उठता है। और जलना भी हाइड्रोजन का अन्य सभी पदार्थों के जलने से भिन्न है, क्योंकि ये जलने की प्रक्रिया का केमिकल रिएक्शन है जो आपके सामने में है। और जल करके दोस्तों किसका निर्माण हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि कौन सा पदार्थ है जो जलकर जल का निर्माण करता है? वो एक ही पदार्थ है हाइड्रोजन, दूसरा का औकात नहीं कि जलकर जल का निर्माण कर ले। कभी कभी तो प्रश्न ही कंफ्यूजन में डाल देता है कि जलकर जल का निर्माण होगा, ये असंभव। संभव है, जलकर जल का निर्माण होता है। सब लगभग जितने भी पदार्थ जलते हैं तो धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। जलकर जल बनाने वाला पदार्थ आपका कौन है? हाइड्रोजन है। वे कौन सा पदार्थ है जो जलकर जल का निर्माण करते हैं? वो हाइड्रोजन है। और सिर्फ हाइड्रोजन जलकर जल का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि हाइड्रोजन जल करके भारी परिमाण में क्या मुक्त करते हैं? उष्मा मुक्त करते हैं। भारी परिमाण में क्या मुक्त करते हैं? उष्मा मुक्त करते हैं। अब हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील है और ये जब जलता है तो इसके लौ को अंग्रेजी में फ्लेम कहते हैं। लौ का जो रंग होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? नीला होता है, नीला। हाइड्रोजन जब जलता है, वायु में जलता है, तो जलने के बाद जो लौ का निर्माण होता है, इस हाइड्रोजन के लौ का रंग कैसा होता है? नीला होता है। यानी नीले रंग के फ्लेम के साथ यह जलती है। और नीले रंग के फ्लेम के साथ जलने का एक दूसरा मायने यह है दोस्तों कि इसका संपूर्ण दहन होता है। अगर किसी पदार्थ के जलने से लौ का रंग जो है नीला है, अगर किसी भी पदार्थ के जलने से उसके लौ का रंग नीला है, तो समझ जाइए उसका संपूर्ण दहन हो रहा है, जरा सा भी कालिख नहीं बनेगा। आप एलपीजी को जलते हुए देखे होंगे, रसोई घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, उसके भी लौ का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और उसके लौ का रंग का नीला होना हमें संकेत करता है कि एलपीजी का संपूर्ण दहन हो रहा है।
इसलिए आप देखोगे एलपीजी पर जो खाना बनता है कालिख बनता है, नहीं लगता है। क्यों? तो संपूर्ण रूप से जल रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो हाइड्रोजन के लव के रंग का नीला होना इस बात का संकेत करता है, हाइड्रोजन के लव का नीला होना इस बात का संकेत करता है कि जब भी हाइड्रोजन का कोई नमूना जलेगा तो उसका संपूर्ण दहन होगा, कंप्लीट रूप से वो जल जाएगा, जरा सा भी कोई अन्य पदार्थ नहीं बचेगा, अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचेगा। क्लियर है? बात समझ गए? तो हाइड्रोजन के कुल हम 8 गुणों की चर्चा किए हैं। एक और गुण की चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण में, पृथ्वी के विशाल वायुमंडल में अगर हम हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाए तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 समस्थानिक। और वो कौन कौन से हैं? एक का नाम तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है। हालांकि हाइड्रोजन को कभी कभी प्रोटियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक हाइड्रोजन ही है, दूसरा ड्यूटेरियम है और तीसरा ट्राइटियम। सांकेतिक रूप इसको H ही लिखते हैं, इसको D लिखते हैं और इसको T लिखते हैं। तो प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मौजूद है और समस्थानिक की चर्चा फिर से करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि समस्थानिक के बारे में आप जान चुके हैं, ये दूसरा चैप्टर में ही बताए हुए हैं। अब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपको नौकरी करने का मन नहीं है। अब मन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और समस्थानिक की बात जानते हैं कि सब में प्रोटॉन की संख्या समान होता है। अगर ड्यूटेरियम में प्रोटॉन देखें तो ड्यूटेरियम में भी प्रोटॉन 1 और ट्राइटियम में भी प्रोटॉन 1, हाइड्रोजन में प्रोटॉन हो, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, जबकि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ट्राइटियम के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। और आप अगर बात करें तीनों मूल कणों के, यानी कि इस समस्थानिक में तीनों मूल कणों की बात करें, इलेक्ट्रॉन की भी अगर हम बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे मेन बात यह है कि हाइड्रोजन का जो सबसे मूल समस्थानिक है, जिसको प्रोटियम भी कहा जाता है, प्रोटियम में आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन का क्या है? अभाव है। तो हम जो बोलते हैं कि परमाणु का निर्माण 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जरिए हुआ है, वो न्यूट्रॉन है ही नहीं किसके परमाणु में? हाइड्रोजन के परमाणु में। हाइड्रोजन का परमाणु मात्र 2 मूल कण से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन उसमें है ही नहीं। और तीनों मूल कण की उपस्थिति किसी परमाणु में नहीं है, तो वो एकमात्र परमाणु कौन है? हाइड्रोजन है। वो एकमात्र परमाणु कौन है? हाइड्रोजन है। एकमात्र परमाणु हाइड्रोजन है जिसमें तीनों मूल कण की उपस्थिति नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, और 3 समस्थानिक में मूल कणों को लेकर क्या अंतर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर क्या अंतर है, वो आपके सामने में है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जानना है कि प्रकृति में हाइड्रोजन भी मौजूद है और कुछ मात्रा में ड्यूटेरियम भी मौजूद है, लेकिन ट्राइटियम प्रकृति में मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है। क्यों? तो हाइड्रोजन का ये जो समस्थानिक है ट्राइटियम, हाइड्रोजन का जो ये समस्थानिक है कौन? ट्राइटियम। ये समस्थानिक जो है यह
जिसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ये रेडियो एक्टिव है। ये कैसा समस्थानिक है? रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। और रेडियो सक्रिय समस्थानिक में है ये बीटा उत्सर्जक है। क्या है दोस्तों? बीटा उत्सर्जक। क्योंकि अल्फा उत्सर्जित करने की इसमें क्षमता है ही नहीं। अल्फा उत्सर्जित करने के लिए कम से कम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का होना जरूरी है। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा का भी उत्सर्जन करे तो उसके पास कम से कम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होनी चाहिए। आप ट्राइटियम को देखें, इसमें एक ही प्रोटॉन है, हालांकि न्यूट्रॉन 2 है, तो ये रेडियो एक्टिव है। लेकिन रेडियो एक्टिव के रूप में ये बीटा उत्सर्जक है। ये बीटा उत्सर्जक है, केवल बीटा का उत्सर्जन करता है, अल्फा और गामा का उत्सर्जन नहीं करता। आप समान रूप से ये जानते होंगे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है अल्फा, बीटा, गामा तीनों का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन ट्राइटियम के बारे में हम बात करें तो ये बीटा उत्सर्जक है, केवल बीटा का उत्सर्जन करते हैं। और हर रेडियो एक्टिव का जो होता है ना एलिमेंट का अर्ध आयु होता है। इस ट्राइटियम का अर्ध आयु कितना है? 14.4 वर्ष, 12.4 वर्ष इसकी अर्ध आयु है। 12.4 वर्ष की अर्ध आयु है। और पृथ्वी के पर्यावरण में जितने भी ट्राइटियम की उपस्थिति थी, पृथ्वी के पर्यावरण में जितने भी ट्राइटियम की उपस्थिति थी, अब सारा ट्राइटियम खत्म हो चुका है। अब ये पर्यावरण में इसकी उपलब्धता नहीं है। और अगर हमें ट्राइटियम चाहिए तो इसे लैब में नाभिकीय विखंडन के द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। अगर ट्राइटियम की आवश्यकता है हमें, तो इसे प्रयोगशालाओं में नाभिकीय विखंडन के द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। क्लियर है? बात सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हाइड्रोजन के गुणों को समझ गए। आइए आगे के टॉपिक पर हम जाए, उससे पहले एक बार फिर से देख लीजिए। गुण तो याद हो गया होगा आपको। आइए दोस्तों, हाइड्रोजन के जो प्रमुख गुण थे, बात मत करिए, हाइड्रोजन के जो प्रमुख गुण थे उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और किन किन गुणों की चर्चा किए हैं, या फिर किन किन गुणों को याद रखना बहुत जरूरी है, वो बात आप समझ सकते हैं। पहला गैसीय तत्व है, ये तो याद हो। खोजकर्ता कौन है हाइड्रोजन के? नाम कौन लिखा रखा है? लैवोइजियर। लैवोइजियर केमिस्ट्री के पिता है। हाइड्रोजन किस प्रकार का गैस है? बिल्कुल, हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा उदासीन गैस है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उदासीन गैस है। क्या हाइड्रोजन जल में घुलनशील है? नहीं के बराबर, अत्यंत कम घुलनशील है, अत्यंत कम घुलनशील है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? हाँ, हाइड्रोजन को आवारा तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान विवादित है। इसका स्थान विवादित है, ये 2-2 जगह पर रखा हुआ है, क्योंकि 2-2 प्रकार के तत्वों से इसके गुण मेल खाते हैं। और आवर्त सारणी में स्थान विवादित होने के कारण ही हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन के गुण किन किन तत्वों से मेल खाते हैं? क्षारीय धातु और हैलोजन से मेल खाते हैं। क्षारीय धातु और
हैलोजन से मेल खाते हैं। हाइड्रोजन किस प्रकार का अणु है? डायटोमिक है, यानी हाइड्रोजन के एक अणुओं का निर्माण कितने परमाणु से होता है? 2 परमाणु से होता है। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। और इसका एक गुण और समझ लीजिए यहीं पर, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हल्की तत्व भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे हल्की गैस है और सबसे ज्यादा हल्का होने के कारण यह हाइड्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में 9 के बराबर पाए जाते हैं, यानी बहुत नगण्य मात्रा में है। नगण्य शब्द का उपयोग 9 के बराबर के लिए यूज किया जाता है, आप जानते होंगे। तो पृथ्वी हमारी जो वायुमंडल है, ढेर सारे गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, सभी प्रकार के इनर्ट गैस भी है, हीलियम की भी उपस्थिति है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं के बराबर है। हाइड्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है दोस्तों कि ये इतने हल्के हैं, इतने हल्के हैं कि पृथ्वी के फोर्स ऑफ ग्रेविटी को पार करके ऊपर निकल जाता। आप जानते हैं कि पृथ्वी से वायुमंडल इसलिए बंधी हुई है क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण उसको पकड़े हुआ है। लेकिन बेचारा हाइड्रोजन इतना हल्का निकल जाता, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। हमारे वायुमंडल में 9 के बराबर है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है तो वो हाइड्रोजन है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है तो वो कौन है? वो हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन है। अब जानते होंगे कि सूर्य के भी निर्माण में 70% से अधिक गैस कौन है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में निश्चित ही इसकी मात्रा नगण्य है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस पाया जाता है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस पाया जाता है तो वो कौन गैस है? वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस। और अगर पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं है तो इसका कारण आप समझे कि नहीं समझे? क्या कारण है इसका? क्लियर? अब कहिएगा वायुमंडल में नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम बनाकर डाल देंगे। बनाकर डाल दीजिएगा फिर भी ये नहीं रहेगा। ये पृथ्वी के फोर्स ऑफ ग्रेविटी को पार करके ऊपर निकल जाएगा। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला गुण देखे थे कि हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील है। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील है और जलकर जल का निर्माण कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। और हाइड्रोजन जब जलता है तो इसका संपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण इसके लौ का रंग क्या है? नीला। इसके लौ का रंग क्या है? नीला होता है। हाइड्रोजन के लौ का रंग क्या होता है? नीला होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। और 3 समस्थानिक में ट्राइटियम जो है यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। और अब पर्यावरण में ट्राइटियम पाया नहीं जाता, क्योंकि पर्यावरण में जितना ट्राइटियम था वो बीटा उत्सर्जित करते करते समाप्त हो चुका है। अगर वर्तमान समय में ट्राइटियम की जरूरत है कहीं पर तो उसके लिए प्रयोगशालाओं में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कराकर कृत्रिम तरीके से ही ट्राइटियम को बनाया जाता है। प्राकृतिक तौर पर अब ये ट्राइटियम उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक तौर पर ट्राइटियम अब उपलब्ध नहीं है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो हाइड्रोजन के जो मुख्य गुण थे उस गुणों पर हम चर्चा कर चुके हैं और निश्चित तौर पर ये सारे गुण आपको याद हो गया होगा। क्या हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो जलता नहीं है? क्या जलता है जी? अत्यंत ज्वलनशील है। अत्यंत ज्वलनशील है। अत्यंत ज्वलनशील है। और एक कंफ्यूजन और क्रिएट होते रहता है कि हमें एक गुण पड़े कि हाइड्रोजन जो है ना सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइड्रोजन अगर सबसे हल्की गैस है
तो इसे वायुयान के टायर में भरा जा सकता है, क्योंकि वायुयान के टायर में भरने के लिए यह बेहतर विकल्प है, सबसे हल्का गैस है। अगर हम वायुयान के टायर में हम हवा नहीं भर सकते, क्योंकि हवा बहुत भारी होता है। हवा में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, ये इतना भारी होता है कि ये हवा भर देंगे तो वायुयान बहुत भारी हो जाएगा, उड़ने में दिक्कत होगा। इसलिए वायुयान में टायर में भरे जाने के लिए एक सबसे बेहतरीन विकल्प है कि सबसे हल्के से हल्के गैस को भरिए, और सबसे हल्के से हल्के गैस भरने के लिए आपके पास बेहतरीन विकल्प क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन को भरा नहीं जा सकता है, क्योंकि क्या है? अत्यंत ज्वलनशील है, भर दीजिएगा और कहीं वायुयान में टायर में हल्का फल्का हवा से मुलाकात हाइड्रोजन को हो गई, उसके बाद तो सीधे वायुयान को वो समतापीय मंडल में निपटा देगा। समझे कि नहीं समझे? तो वायु सबसे हल्की गैस निश्चित ही हाइड्रोजन है, सबसे हल्की गैस निश्चित ही हाइड्रोजन है, लेकिन ये वायुयान के टायरों में भरने के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसका मुख्य कारण है इसका अत्यधिक दहनशील होना, अत्यधिक दहनशील होना। और जब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन अत्यधिक दहनशील है, तो उसका मतलब यही होता है कि इसको जरा सा हवा मिलेगा और रिएक्ट करके जल उठेगा और भारी मात्रा में ऊष्मा प्रदान करके ये कहीं पर भी आग लगा सकती। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए ना? आइए हम गुणों की चर्चा कर लिए हैं और समस्थानिक की भी चर्चा कर लिए। अब आइए दोस्तों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस को तैयार कैसे करेंगे? बनाने की विधि, अगर हमें हाइड्रोजन गैस तैयार करना है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला विधि की, कि अगर हमें तैयार करना है लैब में, प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को किस प्रकार से तैयार करेंगे? प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को किस प्रकार तैयार करेंगे? तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस तैयार करने के लिए जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल को डाइल्यूट लेना पड़ेगा, तनु लेना पड़ेगा। तनु अम्ल की क्या अर्थ है ये आप जानते हैं कि अम्ल के ऐसे नमूने जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो, और जल की मात्रा क्या हो, ज्यादा। तो अगर हमें लैब में हाइड्रोजन गैस तैयार करना है तो लैब की जो सबसे चर्चित विधि है कि आप जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाइए, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराकर आप तैयार कर सकते हैं कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। तो लैब में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से करवाकर बनाई जाती है हाइड्रोजन गैस। और ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रयोगशाला में जब हम इस रिएक्शन को करवाकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं तो यहां पर दो सावधानी बरतनी पड़ती है, दो सावधानियां बरतना है। दो सावधानी कौन कौन सी बरतनी पड़ती है? तो आपको यहां जिंक लेना पड़ेगा अशुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध जिंक आपको नहीं लेना है। अशुद्धि का मतलब आप जिंक में थोड़ा सा कोई और अशुद्धि मिला दीजिए, कोई और धातु जाकर के मिला दीजिए, लोहा कॉपर के कण मिला दीजिए जिंक में। जिंक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होनी चाहिए। अब यह सावधानी इसलिए होनी चाहिए कि अगर हमारा जिंक शुद्ध रहेगा,
अगर हमारा जिंक शुद्ध रहेगा तो वो अभिक्रिया धीरे धीरे करेगी, और अभिक्रिया धीरे धीरे अभिक्रिया धीरे धीरे होने के कारण आपको हाइड्रोजन गैस भी बहुत धीरे धीरे प्राप्त होगा। लेकिन वहीं अगर हम जिंक में अगर थोड़ी अशुद्धि मिला दे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया तेजी से होने लगता है। और अभिक्रिया तेजी से होने का मतलब क्या है? तो उत्पाद यानी हाइड्रोजन गैस का तेजी से प्राप्त होना। तो प्रयोगशाला में जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाकर हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है। प्रयोगशाला में यह रिएक्शन करवाने के लिए दो सावधानियां बरतना आवश्यक है। एक कि जिंक में थोड़ी अशुद्धि मिली होनी चाहिए, और दूसरी सावधानियां ये कि सल्फ्यूरिक एसिड आपको तनु ही रखना पड़ेगा। अगर आप तनु के जगह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किए तो पता चलेगा कि हाइड्रोजन तो नहीं बना, एक विषैली गैस क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। विषैली गैस क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत विषैली और तीक्ष्ण गंध देने वाली गैस है। ज्यादा ये श्वसन के माध्यम से शरीर के भीतर चला गया तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो सावधानी क्या क्या रखना है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमेशा तनु लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लेना है, क्योंकि जिंक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर आपको हाइड्रोजन नहीं देगा बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड देगा। दोस्तों ये था, अगर हमें प्रयोगशालाओं में हाइड्रोजन गैस को निर्मित करना है तो कैसे करेंगे। प्रयोगशाला में सोडियम फॉर्मेट को भी गर्म करके हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है। सोडियम फॉर्मेट को गर्म कर दीजिए, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगर प्रयोगशाला में जल्दी से हाइड्रोजन गैस बनाना है बहुत ज्यादा, तब ये सब तामझाम करने का डायरेक्ट सोडियम फॉर्मेट को लाएंगे और गर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगा। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं कि हाइड्रोजन को अगर व्यापारिक स्तर पर तैयार करना है, ठीक है, हाइड्रोजन को अगर व्यापारिक स्तर पर तैयार करना है, क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या? व्यापारिक स्तर पर वो तो लैब में कैसे तैयार करेंगे? तो लैब में तैयार बात मत करिए, केमिस्ट्री है, ऊपर ऊपर निकल जाएगा। बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अपना तो नौकरी होगा नहीं, बाद में बाल बच्चा केमिस्ट्री ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं रहा है ये भी पता आप नहीं लगा पाइएगा। क्या डबल टेंशन है। इसलिए केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक तरह से पढ़िए, ताकि आप भी नौकरी में सफल हो और आगे चलकर बाल बच्चा आपका केमिस्ट्री में ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये भी पता आप खुद लगा सके। दोनों उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक स्तर पर अगर हाइड्रोजन गैस को तैयार करना है तो कैसे करेंगे? अब कहिएगा कि लैब में तैयार कर लिया, फिर क्या व्यापारिक है? तो लैब में तैयार होता है। लैब में तो केवल प्रैक्टिकली कुछ काम करने के लिए छोटे मोटे ये तैयार किए जाते, लेकिन अगर व्यापक तौर पर हाइड्रोजन गैस का उपयोग करना है तो फिर लैब में बनाए जाने से काम नहीं चलेगा। उसको कॉमर्शियल लेवल पर यानी कि व्यापारिक स्तर पर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की कई सारे उपयोगिताएं हैं। सबसे तो बेहतरीन उपयोग है कि हम हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग यूरिया बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन थर्मामीटर बनाने में भी किया जाता है। तो हाइड्रोजन की कई सारी उपयोगिताएं हैं और उसके लिए हाइड्रोजन को व्यापारिक स्तर पर तैयार करना बहुत जरूरी है।
और व्यापारिक स्तर पर हाइड्रोजन तैयार करने की मुख्य विधि जो है उसकी संख्या 3 है, और हम तीनों विधियों को समझेंगे कि व्यापारिक स्तर पर हाइड्रोजन कैसे तैयार होता है। और सबसे जो पुरानी विधि है कॉमर्शियल लेवल या व्यापारिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस तैयार करने का, तो उसमें हम लेते हैं कोक। और कोक बहुत गर्म, यानी कि लाल तप्त कोक मतलब 98% शुद्ध कार्बन को क्या कहते हैं? कोक, जो बहुत गर्म कर देते हैं। इतना गर्म कर देते हैं कि कोक गर्म होकर लाल हो जाए, इसलिए हम इस्तेमाल किए हैं लाल तप्त कोक। और जब बहुत गर्म कोक या लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित किया जाए, क्या भाप प्रवाहित किया जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। और जल गैस भी एक सर्वोत्तम ईंधन के रूप में काम करता है। और जब लाल तप्त कोक पर अथवा बहुत गर्म कोक पर भाप प्रवाहित करके हम जल गैस का निर्माण करते हैं, तो फिर इस जल गैस का जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, इस जल गैस का हम कर देते हैं क्या? परबाजी आसवन। और परबाजी आसवन करके कार्बन मोनोऑक्साइड अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और इस तरह हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हो जाता है। तो व्यापारिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस तैयार करने की पहली विधि हम देख चुके हैं कि जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? जल गैस। जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? जल गैस बनता है। जल गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। और पुनः हम जल गैस से हाइड्रोजन को अलग किस विधि के द्वारा करते हैं? किस विधि के द्वारा करते हैं? परबाजी आसवन विधि के द्वारा। यह पहली विधि हुआ। दूसरी विधि कैसी बनाई जाती है? दूसरी विधि है लेन की विधि। व्यापारिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस तैयार करने की दूसरी विधि जो है वो है लेन की विधि। लेन की विधि। अब लेन की विधि में क्या होता है? तो लेन की विधि में हम लेते हैं लोहा, और लोहा भी क्या? अतितप्त लोहा, और इस पर प्रवाहित करते हैं क्या? भाप। तब बनकर तैयार होता Fe3O4 और तैयार होता है हमारा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करिएगा। तो अब ये बैलेंस हो चुका है। तो लेन की विधि क्या है? तो लेन की विधि के द्वारा व्यापारिक स्तर पर कौन से गैस तैयार हो रहे हैं? हाइड्रोजन गैस तैयार हो रहे हैं। लेन की विधि वह विधि है जिसमें व्यापारिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस को तैयार किया जाता है। आखिर कैसे तैयार किया जाता है? तो लेन की विधि में लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है और उसके उपरांत हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर कौन गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्लियर बात समझ गए? और तीसरी विधि का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। तीसरी विधि है कि आप जल का कर दीजिए क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है हम कई बार बताए हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका आ जाएगा कहां पर? कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन धनात्मक आयन बनाता है, और ऑक्सीजन आपका आ जाएगा कहां पर? एनोड पर हो जाएगा। और वर्तमान समय में हाइड्रोजन गैस तैयार करने के लिए जो सबसे सर्वोत्तम विधि है या सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो विधि है वो यही है कि हम जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे। जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के उपरांत हमें हाइड्रोजन की प्राप्ति हो जाएगी और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन की भी प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस का निर्माण इसी विधि के द्वारा किया जाता है, इसी विधि के द्वारा किया जाता है। क्लियर है बात? समझ गई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है। हाइड्रोजन अब आपका बनकर तैयार हो चुका है। हाइड्रोजन गैस कैसे कैसे बना वो समझे कि नहीं समझे? सिर्फ समझिए आप, क्योंकि क्वेश्चन वही आएगा जो बाद में हम करवाएंगे, इसीलिए समझने पर पूरा ध्यान दीजिए। तुम जी, तुम्हारा नोट क्या हुआ? हाथ डोला रहा है जी। फर्स्ट क्लास तूने है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं। क्या हुआ जी? नोट तुमने कहाँ है? लगता है एडमिशन नहीं लिया। नहीं लिया है जी? आए हल्ला नहीं है। नहीं अब रहने देते। ट्राई कर रहा भी कैसन फरार है। नहीं जी, अब हो गया, कितना ट्राई करेगा? अल्लाह मत करिए। एक बार फिर से हम हाइड्रोजन बनाने की चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोजन प्रयोगशाला में कैसे बनना है, और प्रयोगशाला में फिर से बंद हो गया जी। काय हो रहा है? प्रयोगशाला में कैसे हाइड्रोजन बना, और प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, उस बात को समझे कि नहीं समझे? उस बात को समझ गए। उसके बाद व्यापारिक स्तर पर किस तरह से हमारा तैयार हुआ हाइड्रोजन देख लिए। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो विधि है वो है कि हम जल का क्या कर दें, तो हाइड्रोजन कहां प्राप्त होगा? कैथोड पर प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन बनाने की विधि को हम समझ चुके हैं, दो तरह से समझे। एक प्रयोगशाला था और व्यापारिक विधि था, इस दृष्टिकोण से हम दो तरह। अब आते हैं कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आखिर वर्तमान में क्या दिक्कत है कि वर्तमान का ईंधन नहीं कहा जाता? भविष्य का ही क्यों कहा जाता है? वर्तमान का अगर ईंधन नहीं है तो इसके क्या कारण है? तो हाइड्रोजन जो है वह भविष्य का ईंधन है, और हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहने के लिए तीन मुख्य कारण है। तीन मुख्य कारण। पहला कारण यह है कि हाइड्रोजन जब जलता है तो उष्मा तो प्रदान करता ही है, यानी हाइड्रोजन का जलना उष्मा छेपी है, और हाइड्रोजन का नहीं। कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है तो वो अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, उष्मा छेपी होती है। एक्सोथर्मिक होती है, उष्मा छेपी होती है।
तो हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान समझते हैं ना, 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं हम, उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। क्लियर है बात, समझ गए कि नहीं समझ गए? 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर 150 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। ये ऊष्मीय मान कितनी ज्यादा है तो आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के तुलना में 3 गुना ज्यादा है। वर्तमान समय में ईंधन के श्रेणी में जो सबसे सर्वोत्तम ईंधन है वो पेट्रोल है। पेट्रोल की भी कई कैटेगरी है, वायुयान में डाले जाने वाला पेट्रोल की भी कई कैटेगरी है, तो उसमें भी जो सबसे सर्वोत्तम पेट्रोल है उसके ऊष्मीय मान के तुलना में 3 गुना ज्यादा ऊष्मीय मान होता है। किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इतने ऊष्मीय मान वाले कोई अन्य ईंधन या फिर कोई अन्य गैस का पता अब तक नहीं लगा है। तो ऊष्मीय मान अत्यधिक होने के कारण ही हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अत्यधिक ऊष्मीय मान होने के कारण ही हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दूसरा कारण दोस्तों, दूसरा कारण है कि आपका जो हाइड्रोजन जलेगा भी, ईंधन के रूप में आप हाइड्रोजन को जलाइएगा भी, तो जलकर आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा और ऊष्मा मिलेगा। तो इसको जलाने पर निर्माण भी होता है किसका, जल का। वर्तमान समय में हम कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधनों को जलाते हैं, उनको जलाने से आप जानते हैं कि कितने ज्यादा प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण की स्थिति कितनी भयावह होते जा रही है, खासकर शहर में, यह बताने की जरूरत नहीं है। तमाम तरह के बीमारियां शहरी जीवन में जो आ गया है, डिप्रेशन, अत्यधिक देर रात को नींद आना, ये तमाम तरह की समस्याएं शहरी जीवन में अब आम हो चुका है। और इसका क्या कारण, इसका कारण है प्रदूषण। वायुमंडल में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन कहते हैं, वायुमंडल में बहुत ज्यादा प्रदूषित हवा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों की उपस्थिति। लेकिन आप देखिए कि हाइड्रोजन को जलाने से कोई भी खतरनाक गैस का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट ही तैयार हो रहा है, जल। अब बताइए, ऐसा कोई ईंधन नहीं है, टंकी में डालेंगे साइलेंसर से जल निकलेगा, गाड़ी तो चलेगा ही चलेगा क्या। तो हाइड्रोजन की जलने की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि यह जलकर भी हमारे वातावरण को एक तरह से कहिए स्वच्छ कर देगा। यकीन मानिए कि भविष्य में जब हाइड्रोजन की उपयोगिता बहुत ज्यादा होगी तो जिन गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन का, उसके साइलेंसर से क्या निकलेगा, जल निकलेगा। सड़क भी भीगा भीगा रहेगा, क्या धूल उड़ने की समस्या होगी नहीं। बारिश करवा दो, अभी ये गाड़ी चलवा देते हैं, बारिश हो जाएगी। क्लियर है। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है कि इसका ऊष्मीय मान अत्यधिक उच्च है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जलने से कोई हानिकारक पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टे एक लाभदायक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। सऊदी अरब सब जैसे देश का टेंशन ही खत्म हो जाएगा क्या। लेकिन एक है अभी इकोनॉमी उसका तेल देने का, उसके बाद हाइड्रोजन लाने का हो जाएगा। और
तीसरा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहे जाने का तीसरा मुख्य कारण है कि हाइड्रोजन का आप निर्माण कैसे किए थे? तो हाइड्रोजन में जल का क्या कर दिए थे? इलेक्ट्रो, और जल का इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे। हाइड्रोजन हमको मिल गया था कहां पर? कैथोड पर मिल गया था। तो हाइड्रोजन का अगर व्यापक रूप से इस्तेमाल भी करेंगे तो इसकी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि तैयार हो रहा है जल से। अब जल से तैयार हो रहा है, हर जल से तैयार हो सकता है, चाहे वो गंदा जल हो, खराब जल हो, मीठा जल हो, लवण जल हो, समुद्र का जल हो, नदी का जल हो, हर जल, कोई भी जल होगा वो H2O होगा। आप कर दीजिए उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोजन मिल जाएगा। और जल की कोई कमी है इस पृथ्वी पर? पूरे पृथ्वी के 70% भाग पर 70% भाग पर किसका फैलाव है? जल का फैलाव। तो कोई कमी नहीं है जलों की। करते रहिए इलेक्ट्रोलाइसिस, बनाते रहिए हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन का अगर हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन का अगर हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो यह हाइड्रोजन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, हाइड्रोजन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब एक लड़का बोल रहा है कि ये जो जल बन रहा पीने लायक है, पीने लायक तो नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध जल हो गया। हम जो जल पीते हैं उसमें आवश्यक मिनरल्स का घुला होना जरूरी है। तो ये जल तो है, लेकिन ये पीने लायक जल नहीं है, इसमें आवश्यक मिनरल्स का घुला होना बहुत जरूरी है। क्लियर? वो तो मिनरल बाद में घोल लेंगे, क्या गाड़ी से निकाल के टंकी में डाल देंगे। 10 दिन टंकी वाला पानी के साथ रहेगा, अपने मिनरल हो जाएगा, क्या या सरकारें कहेगा कि हाइड्रोजन जो आप दे रहे हैं ना, ईंधन बेच रहे हैं ना, उसी में मिनरल थोड़ा मिला दीजिए, ताकि जलकर जो जल बन रहा है उसमें मिनरल मिला हुआ हो। खैर जो होगा होगा, बाद में होगा, लेकिन हम ये बात बता रहे हैं कि ये जल डिस्टिल वाटर है, ये जल पीने लायक नहीं है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? तो 3 कारणों से कहा जाता है। तीनों कारणों को आप समझ चुके हैं। लेकिन वर्तमान का ईंधन क्यों नहीं है यह हाइड्रोजन? वर्तमान समय में हाइड्रोजन की उपयोगिता उतनी क्यों नहीं बढ़ रही है? तो वर्तमान में हाइड्रोजन की उपयोगिता इसलिए नहीं बढ़ रही है, या वर्तमान में ईंधन के रूप में व्यापक तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हाइड्रोजन का भंडारण। हाइड्रोजन का भंडारण है सबसे बड़ी समस्या, जो है वो हाइड्रोजन का भंडारण है। अब कहिएगा हाइड्रोजन के भंडारण में क्या दिक्कत हो सकती है? हम क्या समझे अभी कि हाइड्रोजन अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ है, अत्यंत ही ज्वलनशील। अगर कहीं पर रख दिए हाइड्रोजन को, जरा सा भी उसकी मुलाकात हवा के साथ हो गई, उसके बाद क्या क्या हो गई कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तो उसमें बहुत ज्यादा ये जलकर प्रदान करेगा, अत्यंत ज्वलनशील है। तो हल्का सा भी अगर वायु के संपर्क में हाइड्रोजन आता है तो तीव्र गति से जल करके भयानक विस्फोट करता है। और सबसे बड़ी समस्या हाइड्रोजन के भंडारण को लेकर ही है। सबसे बड़ी समस्या हाइड्रोजन के भंडारण को लेकर ही है। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोजन बनाने के विधि के बारे में हम चर्चा किए। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, वर्तमान का क्यों नहीं है, इस पर चर्चा किए। आइए एक और महत्वपूर्ण गुणों की हम चर्चा कर लेते हैं, और वो महत्वपूर्ण गुण है हाइड्रोजन का अधिधारण, ऑक्लूजन
ऑफ ऑक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अधिधारण। अब यह हाइड्रोजन का अधिधारण क्या हुआ, तो आप दो प्रमुख धातुओं के बारे में विचार कीजिए, एक प्लेटिनम है और दूसरा पैलेडियम है। प्लेटिनम और पैलेडियम ये धातु है, और इन धातु में, दोनों धातु में, इन दोनों धातु में यह गुण मौजूद है कि ये अपने आयतन का 100 गुना ज्यादा हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। हाँ, 1000 गुना ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लेटिनम और पैलेडियम में इतनी क्षमता है कि ये अपने आयतन का 1000 गुना ज्यादा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अवशोषित कर सकता है। प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे धातु हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके अपने में जो समाहित कर सकता है, इसी प्रक्रिया का नाम है हाइड्रोजन का अधिधारण। यह हाइड्रोजन का अधिधारण सब धातु में नहीं, सब धातु नहीं कर सकता। जो प्रमुख धातु हाइड्रोजन को अधिधारित कर सकते हैं उसमें पहला नंबर किसका है? प्लेटिनम का। दूसरा नंबर किसका है? पैलेडियम का। अब कहिएगा इससे क्या फायदा है? एक तो फायदा है कि हाइड्रोजन को स्टोर करने में समस्या जो है, भंडारण करने में हमें कुछ सुविधा मिलेगी। हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सिलेंडर में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्लेटिनम का टुकड़ा हम गिरा देंगे, सारा प्लेटिनम ढेर सारे हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेगा, और फिर प्लेटिनम को हम छोटे से जगह में क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे। तो हाइड्रोजन का जो अधिधारण है, हाइड्रोजन का जो अधिधारण है वो हमें हाइड्रोजन के भंडारण के समस्या को सुलझाता है, लेकिन भंडारण की जो कठिनाई है उसको दूर नहीं करता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिधारित हाइड्रोजन यानी कि प्लेटिनम जो हाइड्रोजन को अवशोषित कर लिया है, वो हल्का सा गर्म करेंगे प्लेटिनम को, वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि प्लेटिनम और पैलेडियम अपने आयतन का 1000 गुना ज्यादा हाइड्रोजन अवशोषित कर सकता है, लेकिन वो अवशोषित हाइड्रोजन बड़ी आसानी तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? हल्का गर्म करेंगे, सारा हाइड्रोजन बाहर। हल्का गर्म करेंगे, सारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। यानी कि अवशोषित हाइड्रोजन को प्लेटिनम पैलेडियम के द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन को ही हम कहते हैं क्या? अधिधारित हाइड्रोजन। अधिधारित हाइड्रोजन क्या कहते हैं? हाँ, अवशोषित हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब हाइड्रोजन आपको नहीं कहना पड़ेगा। एब्जॉर्ब हाइड्रोजन इसे नहीं कर सकते, इसे ऑक्लूज्ड हाइड्रोजन कहते हैं, हिंदी में अधिधारित हाइड्रोजन कहते हैं। अब अधिधारित हाइड्रोजन कहिएगा कि इससे आपको फायदा क्या? इससे फायदा है कि हाइड्रोजन को आप छोटे से छोटे जगह में भंडारित कर सकते हैं, लेकिन उसके भंडारण की जो समस्या है अत्यंत ज्वलनशील होने का, वो आप इस अधिधारण से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिधारित हाइड्रोजन भी इन धातुओं को थोड़ा सा गर्म करने के बाद अपने आप क्या होता है? बाहर निकल जाता है। रूम में रख दिए हैं प्लेटिनम में अधिधारित कराकर हाइड्रोजन, रूम का ही टेम्परेचर 25 पर रखे हैं, 30, 35, 40 होगा, अपने आप निकलने लगेगा। तो अधिधारित हाइड्रोजन क्या है? इस बात को आप समझे कि नहीं समझे?
कौन कौन धातु हाइड्रोजन को अधिधारित कर सकते हैं? अधिधारित हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो क्या, कैसे निकालेंगे? और तो और एक खास बात है, करिया टोपी बात कर रहा है, जाएगा बस खता में, ठीक है, चोंच में चोंच सटाकर बात कर रहा है। अरे ध्यान दीजिए, अरे हल्ला मत करिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, अधिधारित हाइड्रोजन का एक और प्रमुख गुणों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अत्यंत क्रियाशील है, अत्यंत क्रियाशील, अत्यंत क्रियाशील है। और उसके बाद जब अधिधारित हाइड्रोजन को आप धातु को गर्म कर कर निकालते हैं, वो और ज्यादा क्रियाशील होता है। अधिधारित हाइड्रोजन समान हाइड्रोजन के तुलना में और भी ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अधिधारित हाइड्रोजन सही हो गया, अधिधारण समझ गए। अब एक और प्रक्रिया पर हम आते हैं जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है चावल खा के आया आए? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। अब आइए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण को समझते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या? हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, आप वनस्पति का मतलब होता है पौधा, प्लांट। तो पौधों से जो तेल प्राप्त होते हैं, पौधों से जो प्लांट से जो तेल प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति तेल कहते हैं। जैसे सरसों का तेल पौधों से प्राप्त होता है, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, तमाम तरह के पौधों से जो प्राप्त होते हैं तेल उसे क्या कहते हैं? वनस्पति तेल। पशुओं से जो तेल प्राप्त होते हैं उसको प्राय हम चर्बी बोलते हैं। अंग्रेजी में फैट बोला जाता है, हिंदी में हम चर्बी शब्द का इस्तेमाल होते हैं, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो तेल, बात मत करिए, बात मत करिए, तेल यानी कि वसा पौधों से भी प्राप्त होते हैं, जंतु से भी प्राप्त होते हैं। तो पौधों से जो प्राप्त तेल है, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, तमाम तरह का जो तेल है, उस वनस्पति तेल को हम बना देते हैं किसमें? वनस्पति घी में। हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वनस्पति तेल को बना देते हैं क्या? वनस्पति घी। यानी तेल जो द्रव है उसे घी यानी ठोस में बदल देते हैं। किस प्रक्रिया के जरिए? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के जरिए। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? तो आप जानिए कि वनस्पति जो तेल होता है उसमें असंतृप्त वसा होता है। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा ये मानव के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कौन से वसा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है? जबकि वनस्पति घी में जो होता है वह किस प्रकार का वसा होता है? संतृप्त वसा। और संतृप्त वसा मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। कहिएगा क्यों? तो असंतृप्त वसा हमारे शरीर में जाकर कोलेस्ट्रॉल में नहीं बदलता है, जबकि संतृप्त वसा हमारे शरीर में जाकर कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। तो हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदला जाता है।
हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों से प्राप्त तेल को बदल दिया जाता है, किसमें? घी में, यानी कि एक द्रव पदार्थ को बदल दिया जाता है ठोस में, और इस प्रक्रिया के जरिए असंतृप्त वसा कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? संतृप्त वसा में, और संतृप्त वसा कन्वर्ट हो जाते हैं संतृप्त वसा में। अब आप कहिएगा ये तो हानिकारक है, फिर बनाए काहे? ठीक था पहले, काहे बना दिए? दोस्तों स्वाद स्वाद, अरे समझिए ना, हल्ला क्या कर रहे जी? गाजा हल्ला मत करिए, समझिए। कई बार बताइए, कॉलेज नहीं है कि जो मन होगा वो करिएगा, ये कोचिंग है, इधर उधर करिएगा हाथ से नौकरियां निकल जाएगा। अब बस उसके बाद करते रहिए। एगो लड़का को नहीं हुआ 3 साल से नौकरी, यही काम करता था। उसको जब भी हम जाते थे, घर आते थे, देखते थे सड़के पर मिल रहा था। परसों मिला, कपड़ा का दुकान खोल लिया, कहा कि सर यहीं से शर्ट लीजिए। कहलिए अच्छा शर्ट ले। तो ये स्थिति है। बाबू जो है एकदम दुकान पर आ गया है। क्यों? तो वो मार्केटे में रहा, किताब का अनुभव कम, मार्केट का अनुभव ज्यादा। ठीक है। कहलिए कि बाबू शर्ट पेंट पिला ही नहीं गई, फिर 2 महीना नहीं बिकेगा तो बंद करके जीरा मरीच बेचने लगना। ठीक है, वेट करना, माहौल बनाना। पहले तो जितना गांव से आया पहले उसको खरीदवाओ, हम तो बाद में खरीदेंगे। क्लियर हो गया बात? समझे कि नहीं? अब कहिएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो और गड़बड़ चीज हो रहा है। तो आपको कहते हैं स्वाद स्वाद संतृप्त वसा की स्वाद बेहतरीन होता है, कई गुना बढ़ जाता है। और आप जानते हैं स्वाद के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो स्वीट पॉइजनिंग है, तो स्वाद बढ़ा देता है। तो ये तो आप समझ गए हैं, ये तो आप समझ गए हैं कि वनस्पति तेल, वनस्पति घी क्या है। ठीक है। कुछ लड़का करे बिहार पुलिस का किताब कब आएगा? अब किताब पढ़ने का टाइम है। अब जो भी नवका किताब पढ़ेगा जाएगा, ये बुझिए न रहा है। अब जो पढ़ लिए हैं उसी को बार बार पढ़िए। किताब पढ़िएगा, जो भी नया किताब खरीदा उसका नौकरी तो गया, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा जब तक परीक्षा है। अब वो में इतना मोट किताब खरीदेगा, बारे बुधियार रे। आइए, लुसेंट जो उसका आधा पतला था उसको पढ़ा पूरा, सब पूछ रहा है परसों से किताब सर कब आएगा? अरे किताब आएगा तुम पढ़ पाएगा, अब समय है किताब पढ़ने का। अब जो पहले से है उसको पढ़िए। ठीक है, ध्यान गए, ध्यान दीजिए। तो हाइड्रोजनीकरण एक ऐसा प्रोसेस है, हाइड्रोजनीकरण एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वनस्पति तेल को किसमें बदला जाता है? वनस्पति घी में, वनस्पति तेल को वनस्पति। इस प्रक्रिया में एक काम और होता है कि असंतृप्त वसा बदल जाते हैं किसमें? संतृप्त वसा में बदल जाते। अब कैसे किया जाता है हाइड्रोजनीकरण? तो सबसे पहले वनस्पति तेल को 200 डिग्री सेल्सियस यानी 473 केल्विन गर्म कर लिया जाता है। वनस्पति तेल को 473 केल्विन या 200 डिग्री सेल्सियस गर्म करके इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है और एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन? निकेल उत्प्रेरक का। तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल को 200 डिग्री सेल्सियस या 473 केल्विन गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति तेल क्या बन जाता है? वनस्पति घी। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि असंतृप्त वसा बदल जाता है किसमें? संतृप्त वसा में। इसलिए जो घी तैयार होते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा वो बेहतरीन स्वाद वाले तो होते हैं, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। और इसका पता बहुत दिनों तक लोगों को नहीं था। एक कंपनी आया था, आप नाम जानते होंगे, उस कंपनी का नाम था डालडा। ठीक है,
ये कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है डालडा। ये विदेशी कंपनी थी और डालडा ब्रांड चूंकि भारतीय था, लेकिन इसे एक विदेशी कंपनी ने खरीद करके अब वो इसी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाता था, वनस्पति घी। और ये कंपनी न सिर्फ हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के द्वारा वनस्पति घी बनाकर बेचता था, बल्कि इस तरह से टीवी पर प्रचार कर रहा था कि टीवी पर प्रचार को देख देख कर लोग समझ गए तेल तो गड़बड़ चीज है, असली चीज है डालडा का घी। क्या? और उस जमाने बात 90 की दौर की है, कई फैमिली तो सच में मान लिए तेल गड़बड़ चीज है, पापा को बोलो डालडा लेकर आए, घी बनाए। हल्ला मत करिए, हल्ला करिएगा। तो ये स्थिति था। तो बकायदा आप पूछिएगा, जो भी उस समय के दौर का होगा, उस समय दौर का होगा या यूट्यूब पर तो होगा ही, इतना इसका व्यापक एड चला डालडा कंपनी के डालडा का कि लोग सच में मानने लगे कि तेल गड़बड़ चीज है, असली चीज डालडे है। वो तो बाद में पता, लोगों को पता चला कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ये गड़बड़ सरबड़ चीज खिला रहा है, ये तो संतृप्त वसा को घरे घर खिला रहा है। ऊपर तो ऊपर ये जो उत्प्रेरक की काम, उत्प्रेरक लिया जाता है निकेल, ये निकेल भी घी से निकाला नहीं जाता, निकलवे नहीं करेगा। और जब लोग जाना तो उसके बाद डालडा कंपनी का बहिष्कार कर दिया, इतना बहिष्कार हुआ कंपनी बंद हो गया। अभी भी है, लेकिन अब प्रोडक्ट का मांग उतनी है नहीं जितनी एक समय में 90 के दशक में इसके प्रोडक्ट की मांग थी। यानी कि हॉर्लिक्स वाला काम ये भी किया। शुरू में आप जानते हैं कि हॉर्लिक्स आया, हॉर्लिक्स ने बहुत तेज प्रचार किया। ठीक है, सबसे पहले तो हॉर्लिक्स का एड चलता था कि इसमें दूध में मिलाकर पीजिए। अब बाद में दूध की तो उस समय कमी थी, भारत गरीब देश था, वो अभी भी है। तो कंपनी का ज्यादा हॉर्लिक्स बिका नहीं, तो कंपनी वाला सोचा है हॉर्लिक्स बिक का ही रहा है, तो कहा कि एड में तो चला रहे हैं कि दूध के साथ मिलाकर पीजिए, और दूध सबको मिल रहा है भारत में। अच्छा, कहा कि अच्छा कल से बोलो पानी मिला पिएगा सर। एड को कर दिया गया चेंज। उसके बाद पानी का, उसके बाद हॉर्लिक्स का इस तरह से मोनोपोली स्थापित हुआ कि कई लोग सच में मानने लगे कि हम जो गेहूं का आटा खाते हैं, मकई का आटा, सब बेकार है, असली दम तो हॉर्लिक्स में है। कई लोग रोटी छोड़कर हॉर्लिक्स खाने लगे। मतलब ये स्थिति थी। ये क्या था? ये एड था। जबकि उसके कंपोजिशन में आप पढ़िएगा वही आटा है, और तो और कुछ टेस्ट एनहेलर मिलाकर स्वाद को बढ़ाने के लिए कई गड़बड़ सरबर केमिकल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन प्रचार इस तरह चला कि खौफ बैठ गया लोगों में। यहां तक तो हम तो गांव में ये भी देखे, गेहूं बीचकर हॉर्लिक्स ले आया। ठीक है, ऐसी स्थिति देखे थे। तो ये कभी कभी एड जो है ना, वैसे कोई भी प्रोडक्ट का एड चलता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि आपके दिमाग को घुमाना। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन की बात समझ में आ गई? हमने हाइड्रोजन के गुणों की चर्चा की, ध्यान दीजिए। हम बोलते अभी 1 घंटा तक पूछेंगे ना तो फिर नाइट शिफ्ट चला देंगे हम, हल्ला मत करिए। इसलिए सुनिए, आज हम हाइड्रोजन के गुणों की चर्चा किए, हाइड्रोजन के बनाने की विधि की चर्चा किए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, वर्तमान का क्यों नहीं कहते हैं, इस पर भी हम व्यापक चर्चा किए। हम हाइड्रोजनीकरण का एक प्रोसेस को समझे, हाइड्रोजन के अधिधारण का एक प्रोसेस को समझे। अब अगले क्लास में हम हाइड्रोजन के 2 महत्वपूर्ण कंपाउंड, एक जल और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की चर्चा करेंगे। तो मिलिए दोस्तों, अगले क्लास में हम जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गुणों की चर्चा करेंगे।